गुड इवनिंग बच्चों। तो मेरे सभी कैडेट्स जिन्होंने कल मेरी वीडियो देखी थी उसमें मैंने एनसीसी के बारे में बेसिक जानकारियां आप लोगों को बताई थी और साझा की थी। उम्मीद है उससे काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि एनसीसी क्या होती है, कैसे इसकी जो चीज़ें हैं बेसिक रूप में काम करती हैं। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं आपको इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा जो आपके शायद कोर्स में भी है। तो अगर एनसीसी की हिस्ट्री की बात करें तो इसकी हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो जर्मनी से होती है। देखिए, सेना में डिसिप्लिन को बनाने के लिए जर्मनी ने 1666 ईस्वी में ड्रिल की शुरुआत की और आज भी हम देखें तो जर्मनी में जो ड्रिल होती है वो सबसे कठिन है। उससे कठिन ड्रिल कोई भी नहीं है। कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको वहाँ के ड्रिल की वीडियो दिखाऊंगा। आप खुद कहेंगे सर ये तो बहुत कठिन है। फिलहाल वहाँ से डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ड्रिल की शुरुआत। तो एनसीसी को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सन 1920 में भारतीय प्रादेशिक अधिनियम पारित किया और जो यूसी यानी विश्वविद्यालय कोर था उसका नाम बदलकर यूटीसी यानी विश्वविद्यालय ट्रेनिंग कोर कर दिया। इसका जो मैंने बताया कि मुख्य उद्देश्य था वो था एनसीसी को और अधिक आकर्षक बनाना। तो आकर्षक बनाने के लिए क्या किया कि इसमें जो स्टूडेंट्स होते थे या जिनको हम कैडेट्स बोलते हैं वो सेना की पोशाक पहनते थे, जिससे उनमें बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आए कि कहीं ना कहीं एक सेना की फीलिंग्स है, देशभक्ति की फीलिंग्स आए और वो और अच्छे और लगन से अपनी ड्रिल और ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाएँ। तो इस तरह से उन्होंने इसको और अधिक आकर्षक बनाया, पाठ्यक्रम को भी थोड़ा सा रोचक कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें आगे क्या प्रोग्रेशन हुई। कुछ समय बाद जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इसका नाम बदलकर यूओटीसी रख दिया यानी यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर। तो इसमें वो चाहते थे कि जो एनसीसी के ट्रेनिंग हमारे पढ़े लिखे बच्चे ले रहे हैं वो थोड़े से उनमें अधिकारी जैसी नेतृत्व भावना विकसित हो और इसके लिए उन्होंने यूओटीसी की स्थापना की। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये अंग्रेजों की जो उम्मीद थी उस पर खरा नहीं उतरा यूओटीसी। तो इन्हें लगा कि जिस उद्देश्य से इन्होंने इसकी स्थापना की थी शायद वो उद्देश्य कहीं ना कहीं उनके पूरे नहीं हो पा रहे और ये उस तरह से काम नहीं कर रहा है जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि ये काम करेगा। तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने उस समय के हमारे जो समाज सेवी थे हृदयनाथ कुंजरू, जिस उनको हम शॉर्ट में HN कुंजरू नाम से भी जानते हैं, तो उनसे कहा कि आप कुछ विश्वविद्यालय या स्कूल स्तर पर कुछ सेना से संबंधित जो ट्रेनिंग होती है उसका कोई प्रारूप तैयार कीजिए अच्छा सा। तो 29 सितंबर 1946 को HN कुंजरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसने अपने सुझाव दिए और उनके सुझाव जो है उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, जो उसके मुझे नाम नहीं पता, हो सकता है वो हमारे जो अंतिम ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड माउंटबेटन या तो वो रहे होंगे या उस समय सी राजगोपालाचारी जो थे, उनको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत इन्होंने की। इनकी रिपोर्ट के आधार पर इनको एनसीसी के गठन को मंजूरी मिल गई और तब जो है 15 जुलाई 1948 को एनसीसी अस्तित्व में आया। जो हमारे हृदयनाथ कुंजरू थे इनके बारे में बता दूं, ये उस समय के सांसद थे और 4 दशकों तक इन्होंने विभिन्न प्रकार की समितियों में प्रांतों में बहुत काम किया। जो हमारी संविधान जो कमेटी बनाई गई थी संविधान की, जो बाबा साहब जिसके अध्यक्ष थे, तो उस कमेटी में भी इन्होंने काम किया था। इसके अलावा इन्होंने द भारत स्काउट एंड गाइड समिति की भी स्थापना की थी। अब हम वापस एनसीसी पे लौटते हैं। तो जो हृदयनाथ कुंजरू थे इनकी सिफारिशों के आधार पर जब हमारा जो एनसीसी अधिनियम है उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। बाद में जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको जो है इसमें काफ़ी रुचि दिखाई और उन्होंने कहा इसके पाठ्यक्रम को थोड़ा और विस्तृत कर दीजिए। केवल सेना के ट्रेनिंग के अलावा इसमें कुछ जो सामाजिक जो पाठ्यक्रम है उसको भी इसमें लाइए। तो कुछ सोशल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड पाठ्यक्रम भी इसमें शामिल किए गए। तो इस तरह से स्कूलों में, कॉलेजेस में ये हमारी एनसीसी स्थापित हो गई। अच्छा, स्कूल कॉलेजेस में गर्ल्स भी जाती थी, पढ़ती थी, वो लड़कों को ट्रेनिंग करते हुए देखती थी।
तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी कहा कि भाई इसमें हमारा भी रोल होना चाहिए। तो उनकी बात, उनके सुझाव अच्छे लगे और तब 1949 में जो एनसीसी थी उसमें गर्ल्स डिवीज़न को भी शामिल कर लिया गया। बाद में हमारी वायुसेना जो विंग है वो भी इससे जुड़ी, ये 1950 में एनसीसी में शामिल हुई। 1952 में जो नौसेना विंग है वो भी एनसीसी में शामिल हो गई और इस तरह से एक ट्रायंगुलर ऑर्गेनाइजेशन बना, त्रिक्स जो संगठन बना एनसीसी के रूप में, जिसमें हमारी आर्मी, हमारी नेवी और हमारी एयरफोर्स तीनों के ही विंग इसमें शामिल थे। अगर हम बात करें इनकी क्या क्या भूमिका इतिहास में रही है, तो 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था तो उस समय सेना के साथ हमारे एनसीसी के जो कैडेट्स रहे थे उन्होंने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने सेना को गोला बारूद पहुंचाने में और थोड़ा सा यातायात संतुलन में इसमें काफ़ी सहयोग किया था। और इनकी जो भूमिका है उसको देखते हुए 1963 में जो एनसीसी की ट्रेनिंग है इसको कंपलसरी कर दिया गया था। हालांकि बाद में 1968 में इसकी जो अनिवार्यता है उसको समाप्त कर दिया गया और जो स्वच्छता के आधार पर ही इसको रखा गया। अगर और युद्धों की बात करें तो 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था और 1971 में जो बांग्लादेश पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें हमारी भारतीय सेना ने भी भाग लिया था और पाकिस्तान के लगभग 90,000 सोल्जर्स को बंदी बनाया था और बांग्लादेश की स्थापना की थी। तो इन युद्धों के दौरान भी जो एनसीसी कैडेट्स थे उन्होंने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। हमारे जो आयुध कारखाने हैं उनको बचाने के लिए समितियों की जो है समितियों के आयोजन किए। इन्होंने सेना के इंस्ट्रक्शन को पब्लिक तक पहुंचाया, सेना को गोला बारूद पहुंचाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इसके अलावा जो दुश्मन के जो पैराशूटर्स होते थे या पैरा ट्रूपर्स होते थे तो उनको पकड़ने के लिए गश्ती दल के रूप में कार्य किया। तो सामाजिक रूप से और सेना के हेल्पर के रूप में बहुत अच्छा रोल प्ले किया था हमारे जो उस समय के एनसीसी कैडेट्स थे। और इस तरह से एनसीसी की एक सक्रिय भूमिका सेना के सहायक के रूप में देखी गई और इन्हें कहा गया सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी ये दूसरी पंक्ति की रक्षा सेवा में उस समय थे और सेना और जनता के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहे थे। अगर बात करें आगे की तरफ तो शुरुआत में हमारी सेना बहुत कमज़ोर थी और तब एनसीसी में सेना के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया सेना काफ़ी मजबूत होती चली गई और सेना ने अपने जो सैनिकों की संख्या थी वो उस लेवल पर ले आए कि अब उन्होंने बहुत ज़्यादा एनसीसी की जो सेना में सक्रियता थी उसकी जो ज़रूरतें हैं वो उतनी मतलब नहीं हुई, कम होती चली गई एनसीसी की भूमिकाएं जो है। तो फिर एनसीसी एक संगठन उस समय बन चुका था, तो इसको हमने क्या किया, हमारी सरकार ने कि इससे कुछ और अतिरिक्त पाठ्यक्रम लाने की सोची। यानी कि ये जो एनसीसी थी उसमें जो सेना की जो ट्रेनिंग होती है उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया गया और केवल सेना के जो छोटे हथियार थे केवल उन्हें चलाने की ही ट्रेनिंग इनको दी जाने लगी और इनके पाठ्यक्रम में सोशल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बढ़ाया गया। इनमें नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और अधिकारी जैसे गुणों के विकास संबंधी पाठ्यक्रम को बढ़ाया गया ताकि ये इनमें जो एक भावना है देशभक्ति की आए और सेना और जनता के बीच में एक मीडिएटर का काम कर सकें। तो इस तरह से एनसीसी एक संगठन जो कि सैनिक संगठन के रूप में था अब कहीं न कहीं अर्धसेना और सामाजिक संगठन के रूप में स्थापित हो गया। तो आज हम देखते हैं हमारा एनसीसी संगठन काफ़ी बड़ा है और लगभग अधिकतर राज्यों में ये फैला हुआ है। तो ये कुछ इसकी इतिहास की मैंने जानकारी आपको दी। अगर आपको और कोई अपने प्रश्न पूछने हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इसी से तो हमें आगे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू।